हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 28 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ ये है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्टेट ओन्ड एजेंसीज़ भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं। इससे पहले अभी तक सिर्फ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जैसी एजेंसीज ही यूज़ करती थी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन अब सीबीएसई भी यूज़ कर रहा है। स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका फेस मैचिंग करने के बाद ही उनको मार्कशीट दी जा रही हैं। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का बायोमेट्रिक्स का यूज़ कर रही हैं एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लेने के लिए। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं जो बायोमेट्रिक्स आइरिस स्कैनिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा जो UIDAI है जो आधार से रिलेटेड है वो भी अब फेस बेस्ड मैचिंग करने की बात करिए। इससे पहले सिर्फ आधार कार्ड के लिए आइरिस और बायोमेट्रिक्स होता था, लेकिन अब फेस मैचिंग भी की जाएगी। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्राइवेसी ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खतरा है कि यहाँ पर जो सिटीजन्स की प्राइवेसी उसका वॉयलेशन हो सकता है। और अभी तक कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी नहीं है। तो जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी बनी थी इसके लिए कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करके दे कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं वो कैसे होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज को लेकर अभी तक कोई भी एक्ट नहीं बना है। तो यहाँ पर जब कोई एक्ट नहीं है, फिर इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो इससे लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। तो ये एक कंसर्न का चीज़ है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा ट्रेन स्टेशन, ये सब लोग फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा यूज़ करती ही थी, लेकिन अब यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि वो जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही एक्सेस कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टू एनहेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए CCTV इंस्टॉल किए जाते हैं। CCTV इंस्टॉलेशन के बाद जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है वो डेटा उसमें फेड किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्राइवेसी के टर्म्स है उसका वॉयलेशन देखा गया है। और अभी तक हमारे यहाँ कोई डेटा प्राइवेसी लॉज भी नहीं है। अब यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास ये डेटा की एक्सेसिबिलिटी होगी, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। होम मिनिस्ट्री ने बेसिकली फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इसलिए ली थी ताकि जो लड़के लड़कियां खो गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अपने सिस्टम में ही यूज़ कर लिया है। जैसे कि जो डेली राइट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, तो उसके लिए भी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी डिप्लॉय कर लिया है एक सॉफ्टवेयर जो कि उन्होंने ट्राई नई तरह से लिया है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी जिसने बनाया था। तो क्रिमिनल को ज़ीरो इन करने के लिए वो भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा NTPC भी यूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लेने के लिए। CBSE भी यूज़ कर रही है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार बेस्ड, अब ये भी आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। इसके अलावा डिजिटल मार्कशीट देने के लिए भी फेस ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये बात बोली गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि हम कंसेंट ले रहे हैं। तो डिफरेंस होता है कंसेंट लेने में और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने में। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी आई एग्री कर देते हो कि आई एग्री टू द टर्म्स एंड द कंडीशंस, लेकिन आप उसको पढ़ते नहीं हो कि उसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपने अपनी कंसेंट तो दे दी, लेकिन आपने अपनी इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दी क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ है। अब इससे ये हो रहा है जो सर्विलांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों के ऊपर, और यहाँ पर उनकी प्राइवेसी ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा यहाँ पर अभी जो भी CCTV कैमराज होते हैं वो गवर्न होते हैं IT एक्ट 2000 के द्वारा। तो CCTV कैमराज में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो जो भी लोगों की प्राइवेसी होती है वो गवर्न होती है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। तो ज़रूरत है कि जल्द से जल्द डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं ताकि लोगों की प्राइवेसी का वॉयलेशन ना हो सके और उनकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो सके। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, हम देख लेते हैं देश के मेंटर। तो गवर्नमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट दैट देश के मेंटर इज़ अ प्रोग्राम वेयर मेंटर्स विल टेक आउट 10 मिनट्स। तो जो भी मेंटर्स होंगे 10 मिनट हर वीक क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, और मेनली ये जो स्टूडेंट्स होंगे अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो इसमें सोनू सूद को ओपन किया गया कि वो भी मेंटर के रूप में बच्चों को गाइड करेंगे। यहाँ पर ये हुमायूंपुर का नाम बदल के हनुमानपुर करने का प्रपोजल है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे सुल्तानपुर का नाम बदल के कुश भवनपुर करने के बारे में प्रपोजल। इससे पहले फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम भी अयोध्या कर दिया गया था, तो वहाँ पर जो नेबरिंग सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम भी कुश भवनपुर कर देंगे। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री की मीटिंग हुई है, 7th मीटिंग हुई है ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रियल 2021, जिसमें न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया गया है। अभी COP26 भी होने वाला है, तो आपको पता होगा ग्लासगो में होने वाला है COP26। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन ले जाएंगे उससे पहले अभी यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज अपनी मीटिंग की है। ब्रिक्स में आपको पता होने चाहिए कौन कौन से मेंबर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले टेहरान एंड काबुल में
अभी आपको ये पता होगा कि जो काबुल एयरपोर्ट है, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर 2 अटैक्स हो गए। अब वहाँ पर अटैक्स होने के बाद काफ़ी लोग मर गए। इसके अलावा यूएस के जो आर्मी है उसमें भी 13 लोग मर गए, जिसमें से शायद 12 या 10 मराइन के थे। तो यहाँ पर यूएस ने बोला है कि दे विल हंट देम डाउन और उसके बाद रिटेलिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन का, उन्होंने ये बोला है, प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ प्लेज्ड दैट अमेरिका विल हंट डाउन द किलर्स। तो जो भी किलर्स उनको हंट डाउन करेंगे। एट दिस मूवमेंट अब यूएस जब इवैक्यूएट कर रहा है, तो अब ये पता नहीं है कि ये जो बाइडन है वो अपना प्रॉमिस कैसे रखेंगे, जो ये हंट डाउन करने की उन्होंने बात की है। अब इंडिया विशेस टू रिटेन इट्स लॉन्ग फ्रेंडशिप। अगर इंडिया अफगान लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप को बरकरार रखना चाहता है, तो यहाँ पर ज़रूरत है इंडिया को कि जो भी रेफ्यूजी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इंडिया उनको यहाँ पर आने दे। तो इट शुड वेलकम दोज हु सीक रिफ्यूज हियर एंड प्रिवेंट अ रिपीट ऑफ द। एक अफगान वुमेन थी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था, वो यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि ऐसे डिपोर्टेशन ना किया जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला था वो गलती थी, ठीक है, इसको अब कोर्स करेक्शन किया जाए और जो भी रेफ्यूज लेना चाहता है इंडिया में उसे लेने दिया जाए। अभी क्रूड फैक्ट क्या है, तो आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में ये बोला था कि जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल की प्रोडक्शन हम इंडिया में बढ़ाएंगे, ताकि जो हम इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल पर डिपेंडेंट है तो हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। हमारे यहाँ ऑयल सीड की प्रोडक्शन तो बढ़ी है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई उसको मैच ही नहीं कर पाई और हमें हर साल लगभग काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ जाता है ऑयल सीड्स को। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला अगर हमें ऑयल सीड्स का इंपोर्ट कम करना, वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट कम करना है, तो पाम ऑयल को रोपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पाम ऑयल है उसमें फ्रेश फ्रूट बंचेस ज़्यादा होते हैं, ईल्ड ज़्यादा होती है। तो जो ऑयल पाम है वो लगभग 20 से 25 टन ऑफ फ्रेश फ्रूट बंचेस दे सकता है पर हेक्टेयर। लेकिन अगर आप मस्टर्ड और ग्राउंड नट से कंपेयर करो तो ईल्ड्स काफ़ी कम होती है, सिर्फ 2-3 टन पर हेक्टेयर होती है। तो दैट्स इट। अब यहाँ पे वैलिड कंसर्न ये है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल की प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, अंडमान में करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। तो कहीं ऐसा ना हो इन्वेसिवनेस की वजह से जो वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब हो जाए। तो ऑथर ने बोला ये तो इशू है, इसीलिए जो पाम ऑयल है उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसे स्टेट्स में करनी चाहिए जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, जहाँ पे पैडी तो उगाया ही जाता है, तो पैडी का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाए। और पैडी के साथ साथ हमें पाम ऑयल की प्रोडक्टिविटी इन स्टेट्स में पहले करनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बाद में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो पहले इन स्टेट्स में इंट्रोड्यूस करने की बात की है। तो इंडिया इज एनीवे प्रोड्यूसिंग टू मच राइस। इंडिया वैसे भी राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो इन स्टेट्स में डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई है। इसके अलावा फोकस ये होना चाहिए कि उन स्टेट्स पर फोकस किया जाए जो पहले से ऑयल पाम की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। उसमें से पहले से ऑयल पाम की प्रोडक्टिविटी जो कर रहे हैं वो स्टेट्स ये हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊपर नाम बताया गया है। अब फार्मर्स दैट देयर हैव हैड अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस। तो जिन स्टेट्स में पहले से ऑयल पाम प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ के फार्मर्स को पहले से एक्सपीरियंस है ऑयल पाम प्रोडक्शन का। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है कि वो वायबिलिटी प्राइस इंश्योर करेगी। तो कोई भी अगर ऑयल मार्केट प्राइसेस में इंटरनेशनल में कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है, तो जो कम्युनिटी होगी वो वल्नरेबल नहीं रहेगी और उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। अब आगे चलते हैं हेल्पिंग हैंड टू काबुल। अब जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट डोनर है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान का 5th लार्जेस्ट डोनर इंडिया है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान वो टॉप 5 रेसिपिएंट्स में है इंडिया के एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो इंडिया काफ़ी एक्सटर्नल असिस्टेंस भी देता है। इंडिया ने लगभग $3 बिलियन का वहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया है पिछले 20 सालों में। अब करंट सिचुएशन जो ग्राउंड पे है तालिबान, इस बार जो 1990s के बाद जो अभी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 20 सालों में अपनी वहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाई है। अफगान लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट बनाया है। इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे कि सलमा डैम किया, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बना के दिए। अभी इंडिया ने शहतूत डैम बनाने की बात की थी। तो इंडिया लगातार वहाँ पर डेवलपमेंट करता रहा। जो इंडिया है वो डिमांड ड्रिवन अप्रोच है इंडिया की, मतलब वो वहाँ के रेसिपिएंट गवर्नमेंट से पूछता था कि आपको क्या हमारी हेल्प चाहिए, तो वो हम करके देते थे। और दूसरी बात ये है, इंडिया अगर कोई भी हेल्प करता है तो वो कभी भी स्ट्रैटेजिक लेवरेज को गेन करने के लिए नहीं करता है, बिना किसी पॉलिटिकल ट्रैपिंग करता है। जैसे कि जर्मनी, यूएस, इसके अलावा कोई भी कंट्री हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल चाइना भी किसी की हेल्प करता है तो वो चाहता है कि उसे फ़ायदा मिले। लेकिन इंडिया कभी भी ऐसे स्ट्रैटेजिक गेन्स के लिए हेल्प नहीं करता। इंडिया सिर्फ हेल्प करता है हेल्प करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है, अब पोस्ट अमेरिकन पावर वैक्यूम जो कंट्री में हुआ है अमेरिका के ट्रूप्स विड्रॉल के बाद, तो चाइना यहाँ पर सबसे बड़ा गेनर बनने वाला है। जो चाइना का वखान कॉरिडोर है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जाना चाहता है। इसके अलावा इंडिया ने शहतूत डैम की बात की थी, तो हो सकता है शहतूत डैम ना बन पाए। इंडिया नीड्स टू फर्दर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। अब यहाँ पर ये बोला है, इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने अभी अपनी वहाँ पर वो भी एम्बेसी भी बंद कर दी। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला इंडिया को अपनी एम्बेसी वापस से खोलनी चाहिए जल्द से जल्द, और जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट है उसको स्पेयर हेड करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वहाँ के लोगों से कनेक्ट होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कि वहाँ पर कौन सी रिजीम है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर ब्रिंग हर बैक टू द स्कूल। तब यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया उसके बाद स्कूल खुलने वाले हैं, तो लगभग 2.4 करोड़ गर्ल्स हैं जो कि वर्ज ऑफ ड्रॉप आउट हैं, कि वो ड्रॉप आउट कर सकती हैं, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा गैप हो गया। तो ड्रॉप आउट के वैसे भी जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो विमेन कैन बी द पिवट टू ब्रिंग अबाउट क्रिटिकल एंड लास्टिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो विमेन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। इसके अलावा तो यहाँ पर ज़रूरत है विमेन को एम्पावर करने के लिए। अगर ग्लोबल एवरेज देखो, अगर कोई भी किसी भी इंसान को 1 साल की स्कूलिंग ज़्यादा दो तो उसका प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब उसकी इंडिविजुअल अर्निंग लगभग 9% से बढ़ जाती है, और विमेन के केस में तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर सोशल रिटर्न्स देखो, 1 साल की एजुकेशन ज़्यादा तो 10% से भी ऊपर होते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक के रिव्यू के द्वारा पता चला है कि किसी भी इंसान को अगर आप 1 साल की स्कूलिंग ज़्यादा दो तो उसके जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स है वो 9% से बढ़ जाते हैं, और जो सोशल रिटर्न्स है वो लगभग 10% से बढ़ जाते हैं। तो ये आप डेटा कोट कर सकते हैं या पैराग्राफ नोट कर लेना। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओवर 2.4 करोड़ गर्ल्स ग्लोबली आर ऑन द वर्ज ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। तो लगभग 2.4 करोड़ गर्ल्स हैं जो वर्ज पर हैं कि वो स्कूल से बाहर जा सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं। तो ऑथर ने बोला प्री पैंडेमिक में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था वो इंप्रूव हो रहा था हायर एजुकेशन में भी, जैसे कि 19.8% जो कि 2012-13 में था, अब 27.3% हो गया था, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से ड्रॉप आउट वापस से बढ़ने लग गए। ऑथर ने यहाँ पर 3 रीजंस बताए हैं जो कि प्राइमरी होते हैं ड्रॉप आउट के। पहला ये डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में लड़कियाँ एंगेज होती हैं। दूसरी बात, हाउस में जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो वो प्रेफरेंस देते हैं कि अपने लड़के को पढ़ा दें एज़ कम्पेयर टू अपनी लड़की को पढ़ाने से। और तीसरी बात ये, वो लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो लड़कियों की शादी जल्दी होने की वजह से वो हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाती हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर पॉवर्टी के साथ साथ जो सोशल नॉर्म्स है उसमें है, जेंडर वाइज और सोशल नॉर्म्स में। ठीक है, पॉवर्टी की वजह से आप नहीं पढ़ा रहे हो, समझ आता है, लेकिन जब आप ऑर्थोडॉक्स और सोशल नॉर्म्स की वजह से नहीं पढ़ा रहे हो, आपको लगता है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, तो इसको काउंटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन से ये पता चला है हायर सेकेंडरी लेवल पे लगभग 28% ऑफ बॉयज़ प्राइवेट स्कूल्स अटेंड करते हैं, लेकिन अगर देखो तो लड़कियाँ सिर्फ 24% अटेंड करती हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन से ये पता चलता है अगर लड़कियां टर्शरी डिग्री कर भी रही हैं तो उसमें से प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत कम करती हैं, लगभग 28.5%। बाकी सब नॉर्मल कोर्सेज कर लेते हैं, तो फार्मेसी कर लेंगे, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन प्रोफेशनल डिग्रीज को परस्यू नहीं करती हैं। लेकिन आप लड़के देखो तो लड़के इंजीनियरिंग और MBBS ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कियाँ। इसके अलावा जो फैमिली होती है वो लगभग लड़कियों पे 2,860 रुपये महीने कम खर्च करती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, मतलब अपने बॉयज़ पर पैसे ज़्यादा खर्च करती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ने। सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया वो है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा IITs और प्रगति स्कॉलरशिप देने की बात की गई थी ताकि जो गर्ल्स हैं वो टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू करें, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग। तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए हैं वो लेने चाहिए ताकि जो ड्रॉप आउट है वो कम हो। पहला ये, हर लोकेलिटी मोहल्ला स्कूल या कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम बनाना चाहिए जहाँ पर कोविड नॉर्म्स के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये कोविड नॉर्म्स के साथ पढ़ाने की इसलिए बात की गई क्योंकि अगर ज़्यादा गैप हो जाता है तो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर बच्चे प्रोसेस में रहेंगे तो ड्रॉप आउट के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी बात ये, जो की रीजंस ड्रॉप आउट्स के उनको मैप करने की ज़रूरत है कि क्या रीजंस हैं ड्रॉप आउट के। उसके अलावा तीसरी बात ये, जो ऑथर ने यहाँ पर जो बात बताई थी, जो गवर्नमेंट की स्कीम है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, उसे रिवैम्प करने की ज़रूरत है। और चौथी बात ऑथर ने ये बताई है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की ज़रूरत है जो भी ट्रेडिशनली बैकवर्ड है एजुकेशन में। फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है ताकि जो लड़कियां वो स्टेम एजुकेशन ज़्यादा परस्यू करें। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंटरवीन करने की ज़रूरत है जो भी हायर एजुकेशन में विमेन है। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ हैं और जो कल्चरल बाइसेस हैं, जेंडर बाइसेस हैं, उनको काउंटर करने की ज़रूरत है। तो वो काउंटर हो सकता है अवेयरनेस फैलाकर। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर द लैंड क्वेश्चन एंड द आंसर। तो ऑथर ने सबसे पहले यहाँ पर ये बोला जब लैंड रिफॉर्म्स हुए थे तो लैंड रिफॉर्म्स हर स्टेट ने अपने अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे। अब लगभग 12 से 15 साल विद इन 12 to 15 ईयर्स इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते फूड सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली। तो यहाँ पर हमने फूड सेल्फ सफिशिएंसी जो अचीव की, लेकिन हमारे यहाँ पॉवर्टी उसके बाद भी रही। पॉवर्टी किस वजह से रही कि हमने नेशनल लेवल पर तो हमारे यहाँ इनफ फूड था, तो उसके बाद लोग क्यों पॉवर्टी में रह गए, लोगों को क्यों खाना नहीं मिल पाया, हमारे यहाँ क्यों हंगर और मेल न्यूट्रिशन रहा। तो पॉवर्टी को एग्जिस्टेड विद प्रॉस्पेरिटी। हमारे यहाँ कुछ लोग तो प्रॉस्पर हैं पर कुछ लोग गरीब हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रिसोर्सेज का वो इनइक्विटेबल हुआ और कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड हो गया। तो इसको हमने दूर करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आया, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ऑथर ने बोला इन सब प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स है स्टोरी, वो तो आपको पता है लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ फेलियर क्यों हुए, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो हर स्टेट्स ने अपने लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस है वो हर स्टेट की बराबर नहीं दिखी, लेकिन हर जगह ऑब्जेक्टिव्स सेम थे। हर लैंड रिफॉर्म्स के हर स्टेट में ऑब्जेक्टिव सेम थे। पहला ये कि फ्यूडल लैंड लॉर्डिज्म को ख़त्म करना है, साथ ही जो टेनेंट्स हैं उनको ओनरशिप लैंड राइट्स देने हैं, लैंड सीलिंग्स को फिक्स करना है, सरप्लस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए लेकिन काफ़ी नहीं हुए क्योंकि फ्यूडल लैंड रिलेशंस तो अबॉलिश हो गए, टेनेंट्स को ओनरशिप राइट्स मिल गए। लेकिन इसके बाद भी जो लैंड रिकॉर्ड्स उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया गया। तो लैंड रिफॉर्म्स के बाद जो सरप्लस लैंड बचा वो सिर्फ 1% बचा। तो 1% में आप किस किस को दोगे,
तो हाउएवर ओइंग टू मैनिपुलेशंस इन लैंड रिकॉर्ड्स मच सरप्लस लैंड वाज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत कम लैंड बचा लैंडलेस टिलर्स को देने के लिए। और जिनको नहीं मिला लैंड वो कौन थे? मेनली अनटचेबल्स एंड द टुडेज दलित्स। लेस देन 1% ऑफ द टोटल लैंड इन द कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड एज सरप्लस। तो ऑथर ने बोला फिर उसके बाद जो एक्स टेनेंट्स जिनको लैंड मिल गया वो कैपिटलिस्ट फार्मर्स बन गए। उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो जो लोन्स मिले उन लोगों को, इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का फ़ायदा उठाया, अर्बनाइजेशन, एक्सपेंडिंग अर्बन मार्केट। फिर ये जो रिच फार्म हाउस होल्ड्स थे इन्होंने सारे बेनिफिट्स को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, कि कॉर्नर आउट कर लेते थे सारे बेनिफिट्स को, और जो लैंडलेस टिलर्स हैं उनको कभी फ़ायदा मिल ही नहीं पाया किसी भी स्कीम का। अब ये जो फार्मर्स थे इन्होंने क्या किया, ये मैनी माइग्रेटेड अब्रॉड फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन, तो काफ़ी लोग अब्रॉड चले गए हायर एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो टेनेंट टर्न्ड कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं उन्होंने फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई एट द स्टेट लेवल। जब उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई तो यहाँ पर जो सेंटर यूज़ कर सकता था आर्टिकल 350 से, उसका प्रेसिडेंट रूल लगा सकता था, उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो थे उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर्स आ गई, इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल करने की कोशिश की गई। अब जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग पावर ब्लॉक बना लिया, और यहाँ तक कि एग्रीकल्चरली रिच स्टेट्स में तो और ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बन गया। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑथर ने बोला अब फिर से हमें लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सोशल रिस्ट्रक्चरिंग तभी हो सकती है जब अग्रेरियन रिफॉर्म्स हो, अग्रेरियन रिफॉर्म्स में लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो इवन एज एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी प्रोमोटेड, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच फार्मर्स ही सारा उसका बेनिफिट कॉर्नर आउट कर लें। यहाँ पर सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया कि तालिबान के टेक ओवर के बाद जहाँ पर तालिबान ने उसका नाम अफगानिस्तान के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान रख दिया और वहाँ पर शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात की है। तो ऑथर ने बोला अभी लेकिन तालिबान ऑन द अदर हैंड क्या कर रहा है, अपनी प्रोजेक्टेड इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अब हम जो है वुमेन को राइट्स देंगे, वुमेन स्कूल जा सकती हैं, ये सब। लेकिन अगर ऑन द ग्राउंड देखो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तालिबान बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं हुआ है और तालिबान स्टिल अपना ब्रूटल रिजीम ही कोशिश कर रहा है कि ब्रूटल रिजीम ही रखे। इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस के द्वारा थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिला है पंजशीर वैली में। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने विड्रॉ करने की अपनी डेट दे दी कि 31 अगस्त को विड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा जो अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज है तो वो तालिबान के सामने क्यों नहीं लड़ पाई, तो सबसे पहला ऑथर ने रीज़न दिया वो इसलिए नहीं लड़ पाई क्योंकि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था। करप्शन बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात ये जब अमेरिका की फोर्सेज ने विड्रॉ कर लिया तो अमेरिका की फोर्सेज के विड्रॉ करने के बाद जो अफगान फोर्सेज का मोरल था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो मोरल डाउन होने की वजह से उन्होंने वो तालिबान के द्वारा सबवर्ट हो गए और वो हार गए और उन्होंने काफ़ी जल्दी सकम कर दिया। अब तालिबान जो है, अब अफगानिस्तान को ऑथर ने बोला जो अफगानिस्तान है वो लगभग 60% जो उसका एनुअल बजट है वो फॉरेन एड से आता है। तो यहाँ पर जब तक उसे कंट्रीज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानेंगे नहीं तब तक उसको फॉरेन एड मिलेगा नहीं। तो अगर फॉरेन एड उसे नहीं मिलेगा तो अफगानिस्तान का यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो फॉरेन एड है वो 60% एनुअल बजट की तो वो ड्राई अप हो गई है। अब पाकिस्तान तो खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो पाकिस्तान की हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान को हेल्प कर सकता है वो चाइना। तो अब चाइना हेल्प कर सकता है, लेकिन चाइना अपनी मनी बिना किसी हेल्प के नहीं देता। अगर चाइना को उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा चाइना तभी अपना पैसा देगा। तो अफगानिस्तान में जो रिजर्व है, लिथियम रिजर्व है लगभग $1 ट्रिलियन के, तो यहाँ पर चाइना को चाहिए होगा वो तभी चाइना हेल्प करने वाला है अफगानिस्तान को। अब यहाँ पर ये बोला गया है चाइना और रशिया भी, तब भी चाइना और रशिया ये बोल रहे हैं कि वो रेफ्यूजीज़ को नहीं आने देंगे अफगानिस्तान से क्योंकि उनको डर है कि उससे जो है टेररिज्म उनके यहाँ भी फैल सकता है। फॉर एग्जांपल जिनजियांग रीजन जहाँ पर उग्रस मुस्लिम का थोड़ा डिटेंशन किया जाता है। इसके अलावा जो रशिया सेंट्रल एशिया में, तो यहाँ पर रशिया को डर है कि वहाँ से टेररिज्म आ सकता है, टेररिज्म स्पेलिंग ओवर इनटू द जिनजियांग एंड द सेंट्रल एशिया। इसके अलावा जैसे चाइना के जो वर्कर्स हैं उन पर लगातार पाकिस्तान में अटैक हुआ है, पिछले कुछ दिनों में 2 बार अटैक हो चुका है। तो यहाँ पर चाइना भी थोड़ा कॉशियस हो रहा है अफगानिस्तान में खर्च करने से पहले, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वहाँ तो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पर एक फॉर्मर ISI ने ये बोला था कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को डिफीट कर दिया अफगानिस्तान में अमेरिकन मनी से और अभी अमेरिका को डिफीट कर दिया अमेरिकन मनी से। अब ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अफगानिस्तान में फॉर एग्जांपल जो US है वो हेल्प देता रहता है पाकिस्तान को, उनके पैसे देता रहता है ताकि वो अपने यहाँ जो फंडामेंटलिज्म उससे लड़े। लेकिन उस पैसे से फंडामेंटलिज्म से लड़ने के बजाय क्या करता है पाकिस्तान टेररिस्ट को सेफ हेवंस प्रोवाइड करता है। तो ऑथर ने यहाँ पर बोला जो इंडिया है, इंडिया विल हैव टू रीओपन द एम्बेसी इन काबुल एज एनी प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस। अगर हम बहुत ज़्यादा एब्सेंस रखेंगे तो जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो डेट्रीमेंटल हो जाएंगे। तो हमें जो तालिबान डोमिनेटेड गवर्नमेंट है उसे शन करना ठीक नहीं है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और साथ ही जो भी अफगान कनेक्ट है उसे बनाए रखना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बाइडेन ने ये बोला कि दे विल हंट यू, मतलब वो हंट कर लेंगे जो भी IS खोरासन प्रोविंस के लोग हैं जिन्होंने काबुल पर अटैक किया, तो वी विल हंट यू डाउन और मेक यू पे। तो वो बेसिकली रिटेलिएट करने की बात कर रहे हैं। 110 मराइन्स और 1 नेवी सेलर जो अमेरिका के थे उनकी डेथ हो गई है इस काबुल अटैक में।
और उन्होंने ये बोला है कि प्लान करेंगे कि कैसे ये जो भी इस्लामिक स्टेट के एसेट्स, लीडरशिप और फैसिलिटीज़ है उनको कैसे स्ट्राइक डाउन करें। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कल आपको बता दिया था इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस वीक हो गई थी, लेकिन वो वापस से स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले सालों में जो भी अटैक्स हुए हैं अफगानिस्तान में वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ने ही किया है और ये तालिबान से ज़्यादा रेडिकल है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे CSR की बात की गई तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है जिनका कम से कम मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ की, टर्नओवर 1000 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का है। तो उन्हें लगभग 2% अपने प्रॉफिट का खर्च करना होता है। जो भी उन्होंने पिछले 3 साल का उनका जो भी प्रॉफिट है उसमें उनको 2% खर्च करना होता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्लियर कर दिया कि कोई भी CSR एक्सपेंडिचर अगर आपने 2% से ज़्यादा किया है तो आगे आप 3 सब्सिक्वेंट फिस्कल्स में उसको एडजस्ट करा सकते हो। इसके अलावा जिसने भी PM केयर्स फंड में डोनेट किया होगा तो वहाँ पर वो CSR में भी काउंट हो सकता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट हो सकता है। तो आई होप आपको CSR समझ आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।